और आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। दूसरी लिस्ट में 72 नाम है। इससे पहले बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें 195 नाम थे। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका नाम घोषित किया गया है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदेलिया, इनको उम्मीदवार बनाया गया है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जो हम आपको बता रहे हैं 72 नाम बताते चल रहे हैं और उसमें अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से टिकट दिया गया है। पूर्वी दिल्ली से हमने आपको बता दिया हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। मैं और आपको नाम बताता चलूं। इसके अलावा अगर गुजरात में बात करें तो साबरकांठा से श्री भीकाजी दुगाजी ठाकुर को टिकट दिया गया है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ेंगे, ये खबर महत्वपूर्ण खबर है। अहमदाबाद पूर्व से श्री हसमुख भाई सोमा भाई को, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। और मेरे सहयोगी आनंद पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद, एक बार सबसे पहले जो बड़े नाम हैं इस लिस्ट में वो बता दीजिए, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली से जैसा कि आपने बताया हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया गया। पूर्वी दिल्ली से पहले गौतम गंभीर थे, लेकिन खुद ही वो चुनाव से बाहर हो गए तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया का टिकट दिया गया, हंसराज हंस का टिकट कट गया है। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर की ही सीट से लड़ेंगे। और हरियाणा की जो सिरसा सीट है वहाँ से सुनीता दुग्गल सांसद थी, उनका टिकट कट गया। अशोक तंवर जो कि पहले कांग्रेस में थे, बाद में आम आदमी पार्टी है और उसका बीजेपी वो ज्वाइन किए थे, उनको टिकट दिया गया। खुद वो एक दलित नेता हैं। और साथ ही साथ गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह का टिकट को रिपीट किया गया है, जो केंद्रीय मंत्री भी है। कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद से टिकट दिया गया है, जो केंद्रीय मंत्री हैं। और इसके साथ साथ सुरेंद्र कुमार कश्यप को शिमला सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा कुछ और नाम अगर आपको हम बताएं तो मध्य प्रदेश से बालाघाट से भारती पार्थी को टिकट दिया गया है। अनिल फिरोजिया जो कि उज्जैन से मौजूदा सांसद हैं, उनको फिर से रिपीट किया गया है। साथ ही साथ शंकर लालवानी को इंदौर से टिकट दिया गया। इस सीट से बात चल रही थी कि कहीं बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय को टिकट ना दे दे, लेकिन यहाँ पे शंकर लालवानी को टिकट दिया गया है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र से हिना गावित को रिपीट किया गया नंदुरबार जो सीट है, जो कि एसटी रिजर्व सीट है वहाँ से। इसके अलावा कुछ और नाम अगर हम बात करें, रक्षा खड़से को रावेर से टिकट दिया गया है। साथ ही साथ नितिन गडकरी नागपुर से इनको टिकट दिया गया। इनको लेके अभी उद्धव ठाकरे ने कहा भी था कि नितिन गडकरी चाहे तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनको नागपुर से बीजेपी ने रिपीट किया है। इसके अलावा पीयूष गोयल एक बड़ा नाम है, मुंबई उत्तर से टिकट दिया गया है। ये काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे, हालांकि इनका चर्चा में नाम जो है मेरठ से भी आ रहा था, लेकिन मुंबई की वो जो मुंबई उत्तर सीट है उससे पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं इनको टिकट दिया गया। पंकजा मुंडे इनको बीड से टिकट दिया गया। पंकजा मुंडे का पिछले कुछ समय से जो संबंध था वो ठीक नहीं चल रहा था स्टेट बीजेपी के अंदर। साथ ही साथ उनकी जो तनातनी थी वो देवेंद्र फडणवीस के साथ बीच में गाय बगाए सामने आती थी, लेकिन बीजेपी ने उनको बीड से चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना गोदाम नागेश जो कि बीआरएस से बीजेपी में 3-4 दिन पहले आपको बीच में रुकूंगा। दो नाम और महत्वपूर्ण है आनंद, दो नाम महत्वपूर्ण है। गढ़वाल से अनिल बलूनी को टिकट मिला है, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन दो को उत्तराखंड की दोनों महत्वपूर्ण सीटें हैं, यहाँ से सीट इनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। गढ़वाल से अनिल बलूनी और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत। जी आप तेलंगाना की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, गढ़वाल की हम बात कर ले, पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद है, इनका भी टर्म खत्म हो गया था, ये भी चुनाव लड़ना चाहते थे, जो कि बीजेपी के मीडिया सेल के संयोजक हैं, इनको टिकट दिया गया है। यहाँ से तीरथ सिंह रावत थे मौजूदा सांसद, उनका टिकट काट दिया है। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक सांसद थे जो कि कुछ समय पहले तक मंत्री भी थे, उनकी जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उत्तराखंड के। ये दोनों सीटें थी, ये पिछली बार ये हालांकि तय हो गया था, लेकिन ये तय हुआ था कि एक सीट से एक ब्राह्मण को टिकट दिया जाएगा, दूसरे ठाकुर को दिया जाएगा। तो उत्तराखंड की दोनों सीटों पे बीजेपी ने यहाँ पर ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर एक ठाकुर को टिकट दिया है तो दूसरे ब्राह्मण को टिकट दिया है। तो इस तरह से लगभग बीजेपी ने इस सूची में जो हम आपको बताया उत्तराखंड, तेलंगाना, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, हिमाचल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और साथ ही साथ हरियाणा, गुजरात की जो बची हुई सीटें थी और दिल्ली की जो 2 सीटें थी और एक दादरा नगर हवेली की जो सीट है, उन सीटों को ऐलान कर दिया गया। ये बीजेपी की दूसरी सूची है। एक खास बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश की जो कुछ सीटें बाकी हैं, लगभग
29 सीटें बाकी है, उन पे अभी कैंडिडेट्स का नाम अलाउ नहीं किया गया। उनमें जो पिछली बार जो चर्चा हुई थी पहली मीटिंग में सीईसी की, उसमें डिस्कशन किया गया था, लेकिन उन सीटों को होल्ड पे डाल दिया गया था। उसमें एक नाम जो है कैसरगंज से अगर हम कहें आपको, तो उस सीट पे कहा जा रहा है कि 15 के बाद कैंडिडेट का नाम आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोर्ट में अभी फिलहाल मामला चल रहा है। कोर्ट से अगर उनको राहत मिलती है तो 15 तारीख के बाद उस सीट पे नाम आ सकता है। अगर राहत मिल गई तो बृजभूषण को रिपीट किया जा सकता है, अन्यथा उनकी जगह किसी और को टिकट दिया जा सकता है। आनंद, अब जरा एक बार फिर से बताइए, इस लिस्ट को देखने के बाद, अब तो आपने पूरी देख ली है, वो बड़े नाम जो इस लिस्ट से गायब हो गए हैं, जिनके नाम कट गए, जैसे आपने रमेश पोखरियाल का नाम लिया, इसके अलावा कुछ बड़े नाम जो इस बार इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे अशोक तंवर के बारे में आपने बताया। जी बिल्कुल, अशोक तंवर पहले कांग्रेस पार्टी में थे, वो बाद में आम आदमी पार्टी में आए, लेकिन जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हुआ तो वो बीजेपी आके ज्वाइन कर गए। वो खुद एक दलित नेता है, पहले सांसद रह चुके हैं, और वहाँ से सुनीता दुग्गल जो कि पूर्व में IRS रही हैं, उनको बीजेपी ने पिछली बार टिकट दिया था, लेकिन इस बार उनका टिकट काट के अशोक तंवर को दिया गया। और सबसे ताज़ा नाम मनोहर लाल खट्टर का, जिन्होंने आज ही MLA विधायक पद से इस्तीफा दिया, जो कि विधायक थे और पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनको करनाल से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि संभव है कि उनको चुनाव के बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनको केंद्र में कृषि मंत्री या फिर कोई बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब है। और परसों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड़गांव में जो एक कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, उसमें उनकी तारीफ की थी। और साथ ही साथ जो नितिन गडकरी, इनको लेकर भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। जब इनका पहली सूची में नाम नहीं आया था तो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि नितिन गडकरी को एक तरह से बीजेपी ने अपमान किया, पहली सूची में उनका नाम नहीं दिया है और वो चाहे तो हमारी पार्टी उनको टिकट दे सकती है। लेकिन तब तक पहली सूची में नाम उनका इसलिए भी नहीं आया था क्योंकि तब महाराष्ट्र की जो सीटें थी उन पर चर्चा बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में नहीं हुई थी, क्योंकि तब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई थी। अब जब सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है तो नितिन गडकरी के नाम को यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है। और हरियाणा से गुड़गांव, जो कि राव इंद्रजीत सिंह लगातार वहाँ पे जीते आ रहे केंद्रीय मंत्री है, उनको रिपीट किया गया। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से सांसद है, वो मंत्री है, उनको भी आनंद, ये तो समझ में आ रहा है इस लिस्ट को देखा जाए तो बिल्कुल इस लिस्ट को देखने के बाद में आनंद, ये समझ में आ रहा है कि बहुत कम लोग हैं जिनके टिकट कटे हैं। पर दिल्ली में क्या हुआ है, पिछली दो लिस्ट को जब हम देखें, पिछली वाली लिस्ट भी और इस बार वाली भी, दिल्ली में बीजेपी को अपने उम्मीदवार चेंज करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के लिए कहीं लग रहा है उनको कि चुनौती खड़ी कर सकता है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे अगर आप कैंडिडेट चेंज नहीं करते तो बीजेपी के सर्वे में बताया गया था कि अगर दोनों पार्टी एक साथ आ जाती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो उससे नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी, भले आप ये कहें कि जो लोकल आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो सांसद होता है, उसको लेकर होती है, क्योंकि आप सबकी उम्मीदें, सबके काम को पूरा नहीं कर सकते हो। और यही वजह है कि बीजेपी के सर्वे में बताया गया कैंडिडेट चेंज करना चाहिए। और ये बात गौतम गंभीर को भी बताई गई। गौतम गंभीर को आपने अक्सर देखा होगा कि वो क्रिकेट कमेंट्री करते हुए नजर आते, कई बार बड़े मामले भी दिल्ली में हो, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, तो वो टीवी पे कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे थे। तो उनको ये बात कन्वे किया गया, तो उन्होंने खुद ट्वीट करके अपने आप को चुनावी लड़ाई से अलग कर लिया था, राजनीति से अलग करने का ऐलान किया था। जिसके बाद हर्ष मल्होत्रा, जो कि यहाँ पे महासचिव हैं दिल्ली बीजेपी में, साथ ही साथ वो संघ के करीबी भी है। और यहाँ तक कहा जाता है कि संघ ने दिल्ली में एक सीट मांगी थी, वो हर्ष मल्होत्रा के लिए पूर्वी दिल्ली की सीट मांगी थी, तो उनको दिया गया। योगेंद्र चंदोलिया वरिष्ठ नेता है, SC समाज से आते हैं और ये सीट SC के लिए रिजर्व भी है। वहाँ से हंसराज हंस का टिकट काट के बीजेपी ने योगेंद्र चंदोलिया को दिया। दरअसल बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि पिछली बार 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और इस बार बीजेपी की कोशिश यही है कि दोनों पार्टी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के आने के बावजूद, एक साथ आने के बावजूद, बीजेपी 7 सीट जीतना चाहती है। क्योंकि दिल्ली की अगर 7 सीट आप जीते हो तो जाहिर तौर पे एक मैसेज जाता है, पूरे देश भर में जाता है, कार्यकर्ताओं में जाता है और जनता में भी जाता है कि जहां पे सरकार है, सत्ता का जहाँ केंद्र है, वहां की भी सभी सीटें बीजेपी जीत रही है। अब जरा एक सीट को थोड़ा सा और लोगों को समझाइए, जो हमारे न्यूज मित्र हैं सत्ता के, खासतौर से ये जो हरिद्वार की सीट है, इस पर जो बदलाव किया गया। पिछली लिस्ट जब हमने देखी थी उसमें जो बदलाव किए गए थे, उसमें हम प्रवेश वर्मा को देखें, साध्वी प्रज्ञा को देखें या फिर विदुड़ी को देखें, ऐसे लोगों को हटाया गया जो कि गलत तरीके के बयान दे रहे थे और जिसकी वजह से पार्टी को डेंट लग रहा था। हरिद्वार में सीट क्यों बदल दी गई? जी देखिए, हरिद्वार की सीट जो है वो
कहने के लिए हरिद्वार सीट है, यानी कि हिंदुओं के एक आस्था का केंद्र है, वहाँ पे कुंभ लगता है और वहाँ पे हिंदू श्रद्धालु लाखों की संख्या में जाते हैं। लेकिन अगर हरिद्वार सीट का अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो वहाँ 1.5-2 लाख मुस्लिम वोटर भी हैं हरिद्वार के अंदर। और ऐसे में बीजेपी का फीडबैक ये था कि निशंक को रिपीट अगर करते हैं तो डेंट कर सकते हैं, डेंट हो सकता है, बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी ने वहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया, क्योंकि बीजेपी को ये डर था कि वहाँ की जो लोकल कंपोजिशन है, वोटर जो वहाँ पे जातीय समीकरण है, धार्मिक समीकरण है, उससे भी नुकसान हो सकता है। प्लस अगर रमेश पोखरियाल निशंक जब ये सीएम थे तब से और बाद में जब ये केंद्र में सांसद बनकर मंत्री बने तो गुटबाजी, जो उत्तराखंड छोटा राज्य है लेकिन वहाँ पे लेकिन गुटबाजी बहुत है, तो पार्टी के पास ये फीडबैक है कि अगर रमेश पोखरियाल निशंक को हम चुनाव मैदान में उतारते हैं तो बीजेपी वो सीट हार सकती है। क्योंकि बताया जाता है कि बहुत ही डेलीकेट सीट है, ऐसी सीट है कि वहाँ पे आप कहने के लिए कहोगे कि हिंदुओं के आस्था केंद्र है, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम वोटर अच्छी खासी 1.5-2 लाख आबादी में है। और ऐसे में अगर आप वहाँ पे सीट नहीं बदलते हो और थोड़ा भी अगर गुटबाजी हो जाती है, अगर भीतरघात हो जाता है और सामने अगर मजबूत कैंडिडेट हो जाता है तो बीजेपी को सीट हारनी पड़ सकती है। तो कुछ ऐसी सीटें हैं, अयोध्या की सीट हो, बनारस की सीट हो, मथुरा की सीट हो, हरिद्वार की सीट हो, ये ऐसी कुछ सीटें हैं जो बीजेपी किसी भी कीमत में कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हारना नहीं चाहती, क्योंकि इस सीटों से सीधा मैसेज जाता है हिंदुओं में, हिंदू वोटर्स में। और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने सर्वे के आधार पर, फीडबैक के आधार पर यहाँ से अपने जो मौजूदा सांसद हैं उनको हटाने का और नए चेहरे को देने का फैसला किया।